तो आज है दोस्तों 17 तारीख यानी ओलंपिया प्री जजिंग और सबसे ज़्यादा वीडियोस आज अपलोड होंगी। अगर आपको शेड्यूल देखना हो तो उसकी वीडियो मैंने अलग से डाल दी है पहले ही, उसका आपको ऊपर लिंक भी दिख रहा होगा। तो क्लासिक फिजिक वैसे आज रात के 10:30 बजे शुरू होगी। अब हम लोग बात करते हैं आज प्रेडिक्शन की, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं पिछले साल के ज़रा रिजल्ट्स, उन पर एक बार ज़रा निगाह डालते हैं। पिछले साल हमें मालूम है क्रिस बमस्टेड बने थे 3 बार क्लासिक फिजिक चैंप, 3rd टाइम, और टाइटल डिफेंड किया ही किया और लोगों का सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा मिला। बमस्टेड अकेले एक ऐसे एथलीट है दोस्तों आज तक जिनका नाम सही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए फॉर हैविंग नो हेटर। उनका कोई हेटर नहीं है यार। आज तक जितने भी एथलीट्स देखे, कितने भी बॉडी बिल्डर्स देख लिए, महान से महान, सबका कोई ना कोई हेटर जरूर मिलता है, पर बमस्टेड का एक नहीं है और इसी के लिए ये एक बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। तो तीसरा टाइटल इन्होंने पिछली बार मारा, इस बार चौथे के लिए जा रहे हैं। सेकंड पर पिछले साल आए थे दोस्तों टेरेंस रफेन, जो एक फैंटास्टिक पोजर के रूप में भी जाने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पोजर, मतलब मेरे फेवरेट पोजर्स में वो आते हैं। और यहाँ पर कंडीशनिंग बहुत अच्छी उन्होंने दिखाई, फुलनेस उनकी मसल बहुत अच्छी पकड़ती है और दूसरी बार उन्होंने सेकंड प्लेस क्रिस बमस्टेड के पीछे अचीव करा। 2020 में भी ऐसे ही हुआ था। तीसरे नंबर पर चले गए थे ब्रेयन एंसले, जो कि पहले भी 2020 में तीसरे पे ही थे, इसमें भी तीसरे पर ही रहे। और ब्रेयन बहुत अच्छी कंडीशनिंग जरूर, हार्डनेस जरूर दिखा पाए, लेकिन जजेस की नजरों में विनर बनने के लिए वो काफी नहीं था। 4th नंबर अचानक से निकल के आता है एक नए एथलीट का, जो है अर्स कैलेंसिंस्की। अब अर्स की फिजिक जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उनको 4th पे डाल दिया और इस साल अर्स ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया कि मतलब हर जगह पर वो बहुत ऊपर ऊपर खेलते जा रहे हैं, जहां भी जो भी शोज खेल रहे हैं सारे वो जीतते जा रहे हैं और अभी हाल ही में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स कर लिए। बाद में बात करते हैं इंप्रूवमेंट्स की, पहले प्लेसिंग पे चलते हैं। 5वें नंबर की बात करूं, रेमन रोचा। रेमन भी एक बहुत ही नए एथलीट थे और पता नहीं कहां से उठ के आ गए, वैसे पता है ब्राजील से उठ के आए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी एक सॉलिड बड़ी एक राउंड फिजिक उन्होंने दिखाई, शार्पनेस अच्छी थी, फाइबर्स अच्छे थे और जजेस को खुश कर दिया। 5th प्लेसिंग पर आ गए। यहीं 6ठे नंबर पे वो डाल देते हैं एलेक्स कैम्बरिनो को। एलेक्स की फिजिक अच्छी थी, लेकिन हाँ उतनी ज़्यादा एक मासिव एक हार्ड फिजिक नहीं थी जितनी रेमन की थी। इसके बाद में 7वें पर चले जाते हैं माइक समरफील्ड, अच्छी फिजिक थी इनकी भी। 8वें पर आते हैं फेबियन मायर, जो मेरे काफ़ी पसंदीदा एथलीट है, मेरे हिसाब से उनको और हाई प्लेस होना चाहिए था, बट जो भी है। 9 पे चले जाते हैं इसमें ब्रायन जोन्स। ब्रायन जोन्स बहुत ही डीप सेपरेशन नहीं दिखा पाते अपनी फिजिक में, लेकिन मास है उनकी फिजिक में, लेकिन पोजिंग भी उतने अच्छे से वो नहीं कर पाते। 10वें पर आते हैं रॉबर्ट टिम्स, जो इस साल नहीं खेलने वाले, बहुत ही फैंटास्टिक इनकी कंडीशनिंग और हार्डनेस है, सबसे ज़्यादा पत्थर जैसी फिजिक रॉबर्ट टिम्स की आती है। इस बार नहीं आ रहे, देखते हैं अगले साल क्या इंप्रूवमेंट करके लाते हैं। 11वें पर चले गए थे दोस्तों वेस्ले विजर्स, जो आमतौर पर इसी प्लेसिंग, इसी जगह पर, इसी स्पॉट पर दिखाई देते हैं और वेस्ले ने भी कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स इस साल के लिए करे। डिवाइन विल्सन 12वें पर और डैनी यूनन 13वें नंबर पर चले गए, जहाँ एक साल पहले तक डैनी सिर्फ 6ठे नंबर पे थे और सीधा 6ठे से 13वें की उनको प्लेसिंग दे दी गई और ये उनके साथ बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं था कि डैनी ऑफ आए थे, डैनी एकदम स्पॉट ऑन आए थे, बट जजेस की प्रेफरेंसेस कभी भी बदल जाती है और डैनी इसीलिए नाराज हो गए और उन्होंने ये बात बोल दी कि जजेस को खुद नहीं पता कि जज क्या करना है और इसलिए वो 212 में चले गए। फिलहाल इस साल 212 में दिखाई नहीं दे रहे, बाकी देखते हैं किस साल कंपीट करेंगे। इसके बाद 14th पर आते हैं इसमें पीटर मोलनार और उसके बाद के ज्यादातर एथलीट्स एवरेज एथलीट्स हैं। तो यहाँ तक ये खत्म हो गया था पूरा, जो मेन एथलीट्स को प्लेसिंग दी गई। अब बेसिकली हो क्या रहा है, क्लासिक फिजिक जो ये डिवीजन है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होती जा रही है। इस साल दोस्तों 66 एथलीट्स क्वालिफाइड है इसके अंदर खेलने के लिए और 66 के सारे 66 तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पुराने एथलीट्स हैं जो उठ के आ रहे हैं, जैसे कि इस बार लोगन फ्रैंकलिन, चैन कैंग, बताऊंगा कौन है, ये लोग आने वाले हैं। तो क्लासिक डिवीजन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और सबसे ज़्यादा भीड़ भड़क्का इसके अंदर भी पाया जाता है मेंस फिजिक डिवीजन के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सीधा प्रिडिक्शन की, जो मैं उल्टी स्टार्ट करूंगा और टॉप 5 प्रिडिक्शन नहीं करूंगा, टॉप 5 कंपैरिजन करूंगा, देन उनकी प्लेसिंग प्रिडिक्ट करूंगा। इसमें दोस्तों मैं शुरुआत करना चाहूँगा वेस्ले विजर्स से। वेस्ले को मैं 12वीं प्लेसिंग पे डालूंगा। मैं आपको बता दूं वेस्ले पिछले 2 सालों से 11वें नंबर पे आ रहे हैं और वेस्ले ने इंप्रूवमेंट्स भी ठीक ठीक करे हैं। इस बार अभी ये कुछ लेटेस्ट इनकी फोटोज आई थी जिसमें कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इनकी चेस्ट में फाइबर्स, शोल्डर में फाइबर्स, पूरी बॉडी एकदम ड्राई हार्ड आती है। वेस्ले जाने जाते हैं अपनी हार्डनेस के लिए, पर जितने अच्छे और परफेक्ट इंस्टाग्राम पे लगते हैं स्टेज पे, इम्परफेक्शंस नज़र आने लगते हैं इनकी फिजी में, खासतौर से इनके लेग्स कभी भी कैचअप नहीं कर पाते इनकी अपर बॉडी के साथ में। वेस्ले का क्या स्टमक थोड़ा सा वाइड है, तो उस हिसाब से इनके लेग्स को और वाइड होना चाहिए था। हाँ, वेस्ले कंडीशनिंग अब नेल ज़रूर करते हैं और ओवरऑल मुझे तो बहुत बढ़िया एथलीट लगते हैं। बैक डबल बाइसेप भी इनका बहुत ही थिक और बड़ा पोज है, बहुत बहुत फैबुलस इनमें को इनकी बैक लगती है। बट आई थिंक और कहीं ना कहीं इनका फ्रेम फुल होना चाहिए और ज़्यादा फिल्ड होना चाहिए वो। बट हाँ, एस्थेटिक्स प्रोपोर्शंस अच्छे हैं इनके, बस और इनको बड़े लेग्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इनको ऊपर आते हुए देखना चाहता हूँ। इस साल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट लग रहे हैं। 11वां नंबर मेरे हिसाब से लोगन फ्रैंकलिन का रह सकता है। लोगन की बॉडी मसल मैच्योरिटी हिट नहीं कर पा रही है किसी भी तरह, ऐसा लग रहा है। इस साल इन्होंने इंप्रूवमेंट्स अपने बाइसेप्स और लेग्स में करे हैं, फिजिक में मास ऐड होते हुए दिख रहा है और पहले से काफ़ी ब्यूटीफुल उनकी फिजिक हो रही है। एक बहुत ही
परफेक्ट क्लासिक स्ट्रक्चर है लोगन का, बट लोगन के पास कोई ऐसा पोज नहीं है जो कि वो जिसमें कि सबको हरा दें, और एक चैंपियन बनने के लिए आपको वो चाहिए। अब लोगन जब साइड चेस्ट करते हैं तो भी इनके पास में मसल्स की कमी लगती है, शोल्डर्स में वो एक फुलनेस ही नहीं है, साइज़ नहीं है रियर डेल्ट में। चेस्ट में एक वो स्ट्राइशंस के साथ में जो साइज़ आना चाहिए जो क्रिस बमस्टेड के अंदर है, लोगन में वो बिल्कुल एक फ्लैट चेस्ट आती है। ऐसा लग रहा है मानो कि मसल फेशिया थोड़ा सा इनका थिक है और वो एक पतले पतले स्ट्राइशंस हमें दिख नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा लोगन की बॉडी मसल मैच्योरिटी को पकड़ ही नहीं पा रही है, और एक वो फुलनेस के साथ में एक हार्डनेस जो हमें चाहिए मिसिंग है वो। लेकिन इस साल लोगन ने कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट्स करे हैं, लेग्स इनके थोड़े से बेहतर लग रहे हैं, थोड़ा सा लैट्स में और बाइसेप्स में भी इनका साइज एडिड लग रहा है। तो हो सकता है स्टेज पे काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट दिखाएं अगर सही से पीक कर जाए उस दिन, बिल्कुल एकदम ऑन पॉइंट स्टेज पर खड़े हो जाए आके। अभी के लिए 11वें नंबर पे डाल रहा हूँ, और हाँ लोगन पिछले साल नहीं थे, इस साल आ रहे हैं। अब अगले नंबर पे चलते हैं 10वें पे। फैबियन मायर मेरे हिसाब से यहाँ आ सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छे एथलीट लगते हैं, मैं तो उनको और ऊपर का नंबर देना चाहता हूँ, पर क्या करें जजिस के हिसाब से चलना पड़ेगा। जजिस शायद इनकी फिजिक को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना नहीं चाहते। मे बी लैट्स इसके पीछे एक कारण हो सकता है, बहुत वाइड लैट्स इनके नहीं है, और जो वाइड लैट्स वाले चैंपियंस हैं उनको ऊपर रखते भी हैं। बाकी ये बात भी कोई एग्जैक्ट सही नहीं है, बिकॉज अगेन ये बात कटती इसलिए क्योंकि पिछले साल अर्स जब 4th नंबर पर आए थे तो ऊपर की बॉडी उनकी बिल्कुल ही एक एमेच्योर एथलीट वाली थी, ना वाइड लैट्स थे, ना आर्म्स थे उनके पास में, ना शोल्डर्स थे। तो जजिस के लिए इसलिए डैनी ने बोला था कि जजिस को खुद ही नहीं पता उनको क्या देखना है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्लासिक कंपेटिटर्स की प्लेसिंग्स ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है हर साल। पहले 2-3 तो एक ही जगह पर रहते हैं, फर्स्ट 2-3 एथलीट्स तो, लेकिन बाद वाले एथलीट्स अगर 3rd पे होंगे तो 7th पे चले जाएंगे, या फिर अगर 6th पे होंगे तो 13th पे ही चले जाएंगे। और ऐसा हमने सदीक हेडज़विक, ऐसा हमने डैनी यूनान के साथ होते हुए देखा है, और तब होते हुए देखा जब ये लोग इम्प्रूव्ड आए थे, घटिया नहीं आए थे। ये एक इनकंसिस्टेंसी को शो करता है जजिंग के अंदर, जो क्लासिक फिजिक कंपेटिटर्स के लिए देखी जा सकती है, और ये हर साल इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है कि मे बी इस साल भी ये चीज़ हमें देखने को मिले कि कहीं की कहीं एथलीट्स ये लोग पहुंचा दे और इधर उधर सब मामला करते। फिलहाल मैं फैबियन को यहाँ पर रखता हूँ 10वें पे। बाकी आप इनके अपडेट्स देख सकते हो। मुझे फिजिक एकदम एब्सोल्यूट परफेक्ट ऑन पॉइंट एट पीक चलती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छे फाइबर्स और मसल मैच्योरिटी और डेंस मसल्स दिखाते हैं अपने लेग्स से लेके अपने शोल्डर्स, अपने चेस्ट तक, सब जगह। बट वही रीज़न इनकंसिस्टेंसी इन जजिंग, और हमें भी नहीं पता लग पा रहा है कि जजेस इनमें क्या देखना चाह रहे हैं, क्या इनको लाना चाहिए इंप्रूव करके। फिलहाल 10th पे डालता हूँ। 9th की बात करूँ, माइकल द बुल। माइकल इस साल बहुत ज़्यादा चमके हैं, और चमके हैं तो भाई अपनी कंडीशनिंग के कारण चमके हैं। ऐसी कंडीशनिंग भी मतलब आज तक हमने देखी नहीं होगी यार। चुनिंदा एथलीट्स ही होते हैं जो इस तरीके की एक इतना लो बॉडी फैट परसेंटेज दिखा पाते हैं। मतलब मेरे हिसाब से 3.5-4 बॉडी फैट परसेंट के आसपास होंगे, और इतने ज़्यादा फाइन लाइंस और ये स्ट्राइशन से भरे हुए हैं ना। इनका नाम मिस्टर स्ट्राइशन या स्ट्राइशन किंग ऐसा कुछ होना चाहिए। ग्लूट्स सबसे पहला इनका जो होता है वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, जो एकदम से आपकी नज़रें जाएंगी उस तरफ। फिर इनका लोअर जो क्रिसमस ट्री बनता है, मतलब क्रिसमस ट्री बनता है पर इस तरीके का यार, इतनी लाइंस किसके लोअर बैक में होती है? ये तो कुछ हद ही मचा रखी है इन्होंने। बैक डबल बाइसेप करते वक्त ये पूरा आपको बहुत अच्छा इनका शॉट दिखता है, और हैमस्ट्रिंग से भी निगाह हटती नहीं है। तो इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी मसल्स वाला एथलीट आई थिंक और ऊपर आना चाहिए था, बट मैंने 9th पे क्यों डाला? बिकॉज अभी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि उतनी ज़्यादा मसल थिकनेस नहीं है इनके पास में, मतलब वो साइज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल चेस्ट उतनी ज़्यादा राउंडेड नहीं है, और लैट्स इनके उतने वाइड नहीं है। जजेस देखते हैं अच्छे खासे लैट्स वाले एथलीट्स को भी ऊपर रखते हैं, तो एक वो प्रॉपर क्लासिक शेप नहीं आ पा रही जो कि क्रिस बमस्टेड के पास आ जाती है, टेरेंस रफिन के पास आ जाती है। तो इसलिए अभी के लिए 9th पे रख रहा हूँ। बाकी मैं तो चाहता हूँ ऐसा एथलीट ऊपर आए। कंडीशनिंग की इज्जत होनी चाहिए यार, ये बहुत बहुत ही उम्दा कंडीशनिंग लेकर के आते हैं। तो चेस्ट के और लैट्स की मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, जिस वजह से ये मुझे लगता है इतना ऊपर नहीं आ पाएंगे। तीसरी एक और दिक्कत है पोजिंग की। क्लासिक फिजिक पे पोजिंग बेस्ट आनी चाहिए आपको, हर एक पोज में मतलब खा जाओ सामने वाले को। पर माइकल है लर्निंग प्रोसेस में, ये इन्होंने अभी बताया कि इनको पोजिंग भी ठीक से करनी नहीं आती है, सीख रहे हैं। और टॉप एथलीट्स इस तरीके से बिहेव नहीं करते। क्रिस बमस्टेड, टेरेंस रफिन ये नहीं बोलेंगे अभी हम पोजिंग करना ठीक से सीख रहे हैं। इस चीज़ में वो मास्टरी हासिल कर चुके हैं, वो बहुत माइन्यूट इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। वो तो रिपीट कर रहे हैं जो पिछले साल करा था, उसी चीज़ को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। बट माइकल है पूरे एक नए एथलीट, तो पहले कुछ इधर इस साल सीख लें, उसके बिहाफ पे फिर अगले साल का अपना प्लान बनाएंगे। तो आई थिंक अभी इनको मैं इसीलिए 9th पे डाल रहा हूँ। और ये एथलीट भाई जब बैक डबल बाइसेप हिट करेगा ना, आग लगा देगा स्टेज पे। बट अभी के लिए 9th पे। 8th नंबर पे मैं रखना चाहूँगा माइक समरफील्ड को। ये नील हिल के क्लाइंट है, काफ़ी वाइड वी टेपर दिखाते हैं, लैट्स काफ़ी बड़े हैं इनके, चौड़े हैं, और शोल्डर्स भी इनके काफ़ी चौड़े हैं।
तो आई थिंक जजेस को काफ़ी पसंद आने वाली लुक है। पिछले साल इनको 7th पे रखा था, मैं तो इस साल इनको 8th पे रख रहा हूँ। इम्प्रूवमेंट्स देख लो, बहुत ऐसे कोई मेजर इंप्रूवमेंट ड्रास्टिक नहीं है, बट स्टेज पे पता लगेगा जब पीक करके आएंगे। लेकिन हाँ, थिकनेस और साइज है इस एथलीट पे, और विड्थ है जो एक क्लासिक कंपेटिटर में होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और लेग्स में भी साइज सेपरेशन होने के कारण ये ऊपर एक 8th स्पॉट पे अपनी जगह लॉक कर सकते हैं। 7वें नंबर पे चलते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं चेन कैंग। चौको मत दोस्तों, चेन कैंग कोई नया एथलीट नहीं है। 2020 में क्लासिक डिवीजन में 5th नंबर पे ये आए थे, तो अब 2 साल बाद आ रहे हैं, और अभी के लिए मैं इनको 7th पे डाल रहा हूँ। चेन की आप एक बार लुक अगर देख लोगे तो आप भूल नहीं सकते इस एथलीट की परफेक्ट बैलेंस, सिमेट्री और इस क्लासिकली डिजाइंड बॉडी को। इनके लेग्स की जो एक शेप है ना, एक फुलनेस, सेपरेशन परफेक्ट है। इनका स्टमक इतना स्मॉल है, वेस्ट जिसको हम कहते हैं, और लेट्स इतने वाइड है कि एक्स फैक्टर, वो एक्स फ्रेम परफेक्ट आता है इनकी बॉडी में। तो और बाइसेप्स का साइज भी बहुत अच्छा है, बैक भी इनकी डिसेंट है। इस एथलीट में कोई ऐसा फ्लॉ ही नहीं है, बहुत ही उम्दा इनके अंदर में एक स्ट्रक्चर दिया गया है इनको, मतलब जो एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है इनके पास में। तो ये एथलीट कहीं पे भी प्लेस हो सकता है। अभी के लिए 7th पे डाल रहा हूँ, बाकी टॉप 5 में भी अपनी जगह बनानी ऐसे एथलीट के लिए बहुत आसान है। 6ठे नंबर पर आ सकते हैं नील हिल के एक और क्लाइंट एलेक्स कैम्बरिनो। एलेक्स एक बहुत ही चमकते हुए एथलीट थे पिछले साल तक, लेकिन पिछले 1 साल में लोगों ने ना तो उनकी कुछ खास बात करी, ना वो कहीं पे कम्पीट करते हुए नजर आए, तो अभी कुछ पता ही नहीं होगा लोगों को इनके बारे में। लेकिन फिलहाल हाल ही के इन अपडेट्स को देखते हुए ये एकदम पील्ड और हार्ड लग रहे हैं। फिलहाल तो पीक वीक में तो इसलिए बॉडी फ्लैट पड़ती जा रही है, बट ये 1-2 दिन पहले तक भी बहुत हार्ड फुल लग रहे थे। डीप सेपरेशन और जो क्वालिटी वाली मसल्स होती है, एक पतली क्वालिटी वाली स्किन भी होती है, वो इनकी बॉडी दिखाना जानती है। एलेक्स के पास में विड्थ बहुत अच्छी है इनके लैट्स में, कहीं ना कहीं लेग्स उतने बड़े नहीं थे, बट अभी लग रहा है इस साल जैसे ओवरऑल इन्होंने अपने पूरे साइज पे ही काम किया हो। स्पेशली मोस्ट मस्कुलर तो मुझे इनका बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थिक लग रहा है, मतलब स्किन मुझे इनकी कुछ ज्यादा ही पतली लग रही है। बैक डबल बाइसेप जो इन्होंने हिट किया, तो बैक के मसल्स बहुत ही अच्छे से सेपरेटेड, और वो स्किन दोबारा से एक बार पतली नजर आ रही है। ऐसा नहीं इनकी बैक मसल्स पूरी नीचे तक डेवलप्ड है, लेकिन वो पूरी फुल है, एकदम टाइट है। तो आई थिंक ये बहुत ही कड़ी चुनौती देने वाले हैं टॉप 5 एथलीट्स को, और टॉप 5 में भी ये प्लेस हो सकते हैं। अभी के लिए मैं इनको 6th पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो एथलीट्स पिछले साल टॉप 5 में आए थे, इस बार भी वो जजेस की प्रायोरिटी लिस्ट पे रहने वाले हैं। इसके बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए क्योंकि इसकी झलक हमने आर्नोल्ड में इस साल देख ली थी। तो अब बात करते हैं हम लोग टॉप 5 एथलीट्स की। पहले इनका कंपैरिजन देखते हैं और रैंडम ऑर्डर में इनका नाम तो ले लिया जाए। तो यहाँ पर आएंगे रेमॉन, ब्रियॉन, अर्स, टेरेंस, सीबम, क्रिस बमस्टेड। और क्रिस बमस्टेड के यार इस बार कोच है हैनी रेम्बोडिक, तो ये याद नहीं रहता बिल्कुल। तो ये तो पहले ही भाई 3 बार टाइटल को जीत चुके हैं जब ये इयान वेलियर के अंडर थे, इस बार तो हैनी के अंडर आ गए, तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। हैनी रेम्बोड इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ना फाइन डिटेलिंग पे, फाइन ट्यूनिंग पे काम करते हैं। पंप के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं, और फाइबर्स किस तरह बॉडी में लेकर आनी है, प्रपोर्शंस किस तरह से मेंटेन रखनी है, इस चीज़ में तो उन्होंने मास्टरी हासिल कर रखी है। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन है जो क्रिस बमस्टेड को सही में चैलेंज कर सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर एक जो बहुत बड़ा दावेदार आता है ना, वो आते हैं यहाँ पर टेरेंस रफिन। कुछ चौंका देने वाले इंप्रूवमेंट्स कर डाले हैं टेरेंस ने, स्पेशली अपने लेग्स में, जो पहले से बहुत बड़े थे। इस बार लग रहा है कि वो तो ऐसा लग रहा है कि 212 एथलीट बन चुके हैं, इतने बड़े सेपरेटेड बिग क्वाड्स टेरेंस रफिन पे है। लैट्स भी इनके पास बहुत अच्छे हैं, जो एक असल में चैंपियन के पास होने चाहिए। मतलब इस एथलीट को अगर सीबम ना आप बोल सकते हो ये एथलीट हमारा चैंपियन है। ये वो किस्म की एक फिजिक है, और ये पोज जो ये हिट कर रहे हैं, वन ऑफ इस क्रेजियस्ट पोज मैं कह सकता हूँ। ऑल्दो टेरेंस की बैक में आपको कभी उतने हार्डनेस, उतने फाइबर्स नहीं दिखेंगे जितने ब्रियॉन एंसले की बैक में दिख जाएंगे। टेरेंस की स्किन भी ज़्यादा डार्क है, तो उस वजह से भी वो चीज़ डायरेक्टली हम नहीं देख पाते, जजिस तो देख लेंगे, पर कैमरे के पीछे बैठी हुई ऑडियंस को उस लेवल की क्लैरिटी, उस लेवल की डिटेलिंग दिखाई नहीं दे पाती। पर इस साल टेरेंस कुछ अलग ही काम करके दिखा रहे हैं, और मैं तो इनके शोल्डर्स में स्ट्राइशंस देख के चौंक रहा हूँ। हार्डनेस किस किस्म की आ रही है इनकी बॉडी में, तो मेरे हिसाब से सीबम को बहुत ज़्यादा जगह पे चैलेंज देने वाले हैं। सेकंड एथलीट इनके बाद अगर मैं बात करता हूँ जो काफ़ी चैलेंज इस बार दे सकते हैं क्रिस बमस्टेड को, वो आ रहे हैं अर्स केलेंसिंस्की। उन्होंने भी इस साल काफ़ी बड़े इंप्रूवमेंट्स करे, और आर्नोल्ड क्लासिक में ब्रियॉन एंसले को हरा दिया उन्होंने। लगातार अपने बाइसेप्स पे भी वो काम कर रहे हैं, लैट्स भी उनके पहले से बड़े हो गए, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे क्या सभी लोगों को पता था कि बाइसेप्स और लैट्स इनके एक बिल्कुल एमेच्योर एथलीट के जैसे थे। हाँ, लोअर बॉडी अर्ट्स की और वो जो क्वाड्स के अंदर एक एक डिटेलिंग है इनकी, एक अनमैच्ड वो चीज़ है, दूसरे एथलीट्स मैच ही नहीं कर सकते उस डिटेलिंग को, उस हर एक लेग की मसल को। और वही वाली एक चीज़ है जो उनको ऊपर ला करके खड़ा कर रही थी। इस बार अपर बॉडी भी इन्होंने काफ़ी कैच कर ली है, लोअर बॉडी के बराबर लेकर के आ गए। स्पेशली ये बैक डबल बाइसेप शॉट, क्रेजी डेंस
इमेंस 3D मसल्स के साथ दिखा रहे हैं अर्स। तो इसलिए कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर है और क्रिस बमस्टेड को अगर कोई सही में चैलेंज दे सकता है तो वो यही है। हाल ही में उन्होंने बमस्टेड के साथ में कुछ फोटोज़ भी खिंचाई थी, डेफिनेटली वर्कआउट भी करा था। तो अभी इनका नाम काफ़ी ऊपर निकल के आ रहा है, इसलिए मैंने बोला दूसरे सबसे बड़े दावेदार जो क्रिस बमस्टेड को चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं पुराने हमारे एथलीट ब्रियॉन एंसले की। ब्रियॉन पत्थर है, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, और हाल ही के इन अपडेट्स को देखते हुए आपको ये बात फिर से प्रूव हो जाएगी। वैसे एथलीट हमेशा ही अपने आप को बेस्ट प्रूव कर देता है स्टेज पे, हर साल एक अपना बेस्ट वर्जन लेकर के आते हैं। पर पता नहीं यार, ब्रियॉन यहाँ पर रह करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आता। वो किसी का नहीं, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस डिवीजन में रह करके, बिकॉज वो ग्रो नहीं कर पा रहे, किसी भी तरह इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखा पा रहे। ये टेरेंस रफिन की अभी जो कहानी जितनी मैंने सुनाई, इंप्रूवमेंट्स कर गए, क्यों? बिकॉज उनके पास में एक मार्जिन था ग्रो करने का, 3 LBS 4 LBS मसल्स को, ठीक इतना ही, बल्कि इससे ज़्यादा मार्जिन अर्स कैलेंसिंस्की पे है, वो भी ग्रो कर सकते हैं। क्रिस बमस्टेड भी ग्रो कर रहे हैं बिकॉज इनके पास एक वेट लिमिट है ना, वो वेट लिमिट उन्होंने पूरी फुल नहीं करी, वो उन्होंने जो अपना टैंक है ऊपर तक नहीं भरा, तो ये भर सकते हैं ना। पर ब्रियॉन पूरे ऊपर तक भर चुके हैं, मतलब नाक से ऊपर छोड़ो, सर से ऊपर पानी चला गया है। इसीलिए यहाँ पर ब्रियॉन एंसले सिर्फ अपनी कुछ फाइन ट्यूनिंग, कुछ हार्डनेस और इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन बॉडी में कोई मसल्स में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, वीक बॉडी पार्ट्स में। और अनफॉर्चुनेटली आज के जजिंग पैनल ब्रियॉन एंसले को एक क्लासिक एथलीट भी नहीं समझता। अब वो स्ट्रक्चर, वो सिमेट्री जजिस को लगता ही नहीं है कि इनकी एक मेंस क्लासिक फिजिक वाले एथलीट जैसी है, इनको प्रॉपर क्लासिक शेप में भी काउंट नहीं किया जाता। इसलिए चांसेस ये है कि ब्रियॉन इस बार काफी पीछे प्लेस हो सकते हैं। सही बात बताऊं तो ब्रियॉन से ज्यादा मसल्स अब दूसरे सब ये एथलीट्स दिखाने लग गए हैं, क्योंकि अपनी डिवीजन में, अपनी वेट कैप में उनकी मसल्स ज्यादा फुल और ज्यादा राउंड दिखती है। तो एंसले भी अब कोई दावेदार नहीं है क्रिस बमस्टेड को चैलेंज करने की। बात आती है अब यहाँ पर रेमॉन की। रेमॉन के साथ ये कल एक घटना हुई थी, ये एक्चुअली अभी आउट ऑफ ओलंपिया वाला इनका एक सीन चल रहा था, स्टोरी में इन्होंने डाल के दिखाया कि अपनी वेट से ऊपर चले गए। जब इनकी हाइट टू वेट नापा जाता है ना, तो वेइंग करते वक्त इनका वजन ऊपर चला गया। बाद में इन्हें क्रिस असीटो, जो इनके कोच है, उन्होंने कहा कि दोबारा से अब तुम्हारी हाइट नापी जाएगी, पिछली बार तुम्हारी हाइट गड़बड़ नापी गई थी। तो 2.5 सेंटीमीटर और इनकी हाइट इंक्रीज हो गई दोबारा की ली हुई मेजरमेंट में, जो इनको डेफिनेटली अब उस वेट लिमिट के अंदर लेकर के आ जाता है और ये क्वालिफाई हो जाते हैं ओलंपिया में खेलने के लिए। तो हाइट कैसे बढ़ गई और इतनी खराब मेजरमेंट कैसे हो सकती है, लोग अभी ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो पता नहीं क्या ग्लिच था। खैर, इतने बड़े एथलीट्स का कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, वो सब चीज़ें सेटलमेंट हो जाती है कई सारी चीज़ों की। कल यही प्रॉब्लम टेरेंस रफिन के साथ में भी हुई थी, उनके साथ भी 1 LB उनका वजन ऊपर निकला। तो टेरेंस भी लगे हुए हैं सीढ़ियाँ चढ़ने में, एस्केलेटर्स चढ़ने में, वजन घटाने के लिए, क्योंकि 1 घंटे में इनको वजन कम करना था। तो इस तरीके से कम करते हैं, या फिर वाटर पिल्स ले ली होंगी, डायरेटिक्स लेने से पानी एकदम बॉडी से निकल जाता है तो वजन कम हो जाता है। तो वो चीज़ें तो हो जाती है मैनेज, बट ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं एथलीट्स के साथ जब उनको वेइंग करनी पड़ती है और वजन इधर का उधर उनका चला जाता है। तो टेरेंस, रेमॉन, अभी ये दोनों सही है, सेटल्ड आउट हो चुके हैं, इनकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, तो ये दोनों दिखाई देने वाले ओलंपिया में। अब बात आती है यहाँ पर रेमॉन की। रेमॉन ब्राजीलियन एथलीट, पिछले साल बहुत चमके, अच्छा मास है, अच्छा साइज, अच्छे प्रोपोर्शन, सब कुछ है, सेपरेशन भी अच्छा दिखाते, डिटेलिंग भी अच्छी दिखाते हैं। बट अगेन इस सब के बावजूद भी बहुत मुश्किल है रेमॉन कि वो क्रिस बमस्टेड के आगे खड़े हो पाए, क्योंकि उतनी मसल्स नहीं है और स्ट्रक्चर भी इतना सुप्रीम नहीं है कि बमस्टेड की टक्कर में आ पाए। और बमस्टेड की यार स्किन देखो कितनी पतली है रेमॉन के आगे, वो क्वालिटी ही अलग है। और उसके बाद क्रिस के वो वाइड लैट्स, वो शोल्डर कैप, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं क्रिस बमस्टेड पे। रेमॉन नहीं, सामना नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा उनका। बट हाँ, इस साल इंप्रूव अच्छे हो रहे हैं और हार्डनेस और मसल्स में एक फाइबर्स आपको दिखेंगे रेमॉन रोचा के, तो पिछली बार से बेहतर प्लेस हो सकते हैं इस बार ये। अब यहाँ पर बात आती है चैंपियन की, बमस्टेड की। देखो, एक चैंपियन इसलिए होता है कि उसका हर एक पोज एक विक्ट्री पोज होता है। अगर क्रिस बमस्टेड के फ्रंट डबल बाइसेप पोज की भी बात कर ली जाए ना, जो उनकी एक वीक पोज उनके बाइसेप्स के कारण बनता है, उनके बाइसेप्स वीक है, स्टिल वो पोज इतना स्ट्रांग है कि बाकी के पूरे लाइनअप को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी है। ये होता है एक चैंपियन का पोज। साइड चेस्ट, इतना हार्ड और थिक पैक्स आते हैं जिसके अंदर स्ट्राइशंस पड़ते हैं, उस साइड चेस्ट, उस कंप्लीटनेस का जवाब ही नहीं है किसी एथलीट पे। और शोल्डर्स भी इतने परफेक्ट आते हैं कि इस पोज के आगे कोई खड़ा नहीं हो पाता। और सेकंडली मैं आपको एक और बात बताऊं, हाइट भी मैटर करती है, सिर्फ अच्छे प्रोपोर्शन, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है इनके पास में। दूसरे कॉम्पिटिटर्स से लंबे होने के कारण, जैसे ब्रियॉन, अर्स, टेरेंस, जजिस की आंखों में ज्यादा दिखाई देते हैं। ये मतलब क्या करता है, ये शेडो कर लेता है दूसरी चीजों को। ये वाला जो हाइट वाली चीज होती है ना, आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स के आगे अलग से खड़े हुए दिखते, तो जजिस तो वहीं आपको अलग से चुन लेते हैं, वहीं से उठा लेते हैं, पहली बात। अब इसके बाद में क्रिस के अगले पोज की बात करें, फ्रंट लेट स्प्रेड। ये ऐसा पोज है जो क्लासिक फिजिक डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है।
इसका मतलब आप समझ रहे हो, बेस्ट पोज, सब एथलीट्स इसके पीछे खड़े हैं। और डोरियन की तरह क्रिस बमस्टेड ही ऐसे हैं जो इस पोज को इतने अच्छे तरीके से हिट कर पाते हैं, लेट्स को फुली ओपन करके कॉन्फिडेंस के साथ एक स्माइल देते हुए। काफी हद तक डोरियन की तरह ही इस वाले पोज को हिट करते हैं, बट काफी ज्यादा वेल प्रोपोर्शनड स्मॉल वेस्ट के साथ और एक बहुत ही फाइन ट्यून्ड बॉडी के साथ भी, बहुत अच्छी स्किन क्वालिटी के साथ। तो यही बात आती है कि एक चैंपियन आखिर क्यों चैंपियन है, उसका हर एक पोज एक रिमार्केबल पोज होता है। ऐसी बैक डबल बाइसेप की बात करूं, बहुत स्ट्रांग नहीं था बमस्टेड की बैक, कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है, बट स्टिल इतनी है कि ज़्यादातर एथलीट्स को हरा दे। एक आध से हार भी जाएंगे, ब्रियन हेंसले जैसे मान लो, या कोई और टेरेंस रफिन में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज़्यादातर एथलीट्स को हराने के लिए वो पोज भी काफ़ी है। और ऐसी एब्डोमिनल्स एंड थाई क्रिस बमस्टेड को देख करके एथलीट्स वैसा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बमस्टेड को चैलेंज करने वाले लोग बहुत हैं, जो मैंने वीडियो में एक टाइटल डाला था, पर बमस्टेड को रोकने वाला कोई नहीं है अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज्यादा ऑफ आ जाए। पर प्रैक्टिकली आप क्रिस बमस्टेड को नहीं हरा सकते। और पिछले 2 सालों में ये भी देखा जा सकता है कि क्रिस की बॉडी ने एक हार्डनेस भी कैच करनी शुरू कर दी है, अब वो एक ग्रेनी एथलीट है। तो आई थिंक चौथा टाइटल इनका होना चाहिए। और अभी पीक वीक में सारे एथलीट्स चल रहे हैं, क्रिस ने बताया उनके साथ भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। डेफिनेटली पीक वीक के अंदर ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है और सारी एथलीट्स को फेस करनी पड़ती है, बिकॉज आपके अंदर उतना ज़्यादा फाइबर नहीं जाता है, कार्ब्स काफ़ी कट कर देते हैं एक टाइम तक, उसके बाद दिए जाते हैं ज़रूर, बट उससे पहले इतना कम फाइबर होता है बॉडी में, और कम पानी होने की वजह से बॉडी कॉन्स्टिपेट भी करने लगती है, स्टमक डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। खैर अभी तो इनकी वेइंग वगैरह सब हो चुकी थी कल ही, और अब तो एकदम पीक वीक के, अब तो मतलब कार्ब लोडिंग इनकी चल रही है, बिल्कुल लास्ट एक फाइनल स्टेज, और फुल हो रहे होंगे अब ये लोग, दबा करके बिल्कुल फूल के गुब्बारे हो रहे होंगे। तो बहुत ही खतरनाक देखने की एक्सपेक्टेशन है हम सबकी इन एथलीट्स को। आप अपने ओपिनियन जरूर रखो, आपको क्या लगता है अर्श कैलेंसिस की कहाँ प्लेस हो सकते हैं, ब्रियन हेंसले, रेमॉन, टेरेंस रफिन, क्या करेंगे ये लोग? वैसे मैंने अभी तक भी इनको प्रेडिक्ट नहीं करा है। ऑब्वियसली क्रिस को मैं फर्स्ट पे ही रखने वाला हूँ, सेकंड पर मैं अभी के लिए टेरेंस रफिन मुझे लगता है इस साल बहुत सॉलिड प्लेस कंटेंडर है सेकंड के लिए। इसके बाद थर्ड पे मेरे हिसाब से अर्श कैलेंसिस ही आ सकते हैं, जिस तरीके से इंप्रूव वो हो रहे हैं। फोर्थ पे आ सकते हैं रेमॉन, और 5वें पर ब्रियन हेंसले इस बार जा सकते हैं, बिकॉज लीस्ट प्रेफरेबल एथलीट है जजिस की नज़रों में। खैर ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, मेरी प्रेडिक्शंस थी, आप लोग अपनी प्रेडिक्शन रखो, मुझे बताओ इन टॉप 5 को आप कहाँ पे कैसे कैसे रखना चाहते हो। अभी के लिए दोस्तों वीडियो में यही था, अब बस ओलंपिया स्टार्ट होने ही वाला है, आप एंजॉय करो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।